फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 31। पिछले भाग में आपने पढ़ा राम मीना से बात कर ही रहा था, तभी पियोन आकर बोला, टीना मैम बाहर रिंकी बेबी के डैड आए हैं। मीना, आप उन्हें बैठने को कहें, हम आ रहे हैं। पियोन चला गया तो मीना राम से बोली, अब आप चाहे कुछ भी कहें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम टीना है, बस टीना। और अब हम जा रहे हैं अब आगे, क्योंकि हमें अपनी बेटी को बाहर लंच पर लेकर जाना है। उसके डैड बाहर वेट कर रहे हैं। कहकर राम को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही बाहर निकल गई। वहां से तो वह राम को अपनी नाराजगी जताकर निकल गई, पर अपने टेबल पर आकर वह फिर से उन्हीं एहसासों में खो गई। वह खुद में खोई हुई मुस्कुराए जा रही थी कि ममता ने आकर उसे टोका, क्या बात है टीना, अकेले अकेले मुस्कुराए जा रही हो, कुछ खास बात है क्या? टीना के भी मुंह से निकल गया, हाँ खास ही है, आखिर इतने दिनों के बाद हम अपने हस्बैंड से मिले हैं। ममता, ओहो, तभी तो इतना मुस्कुराया जा रहा है। टीना इस पर झेंप गई। तभी गीता वहां आई, अरे टीना, तुम अभी तक यही हो? बाहर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टीना कुछ समझ नहीं पाई, कहीं राम जी ने तो। तभी गीता फाइल समेटते हुए बोली, अरे इतना क्यों सोच रही हो? एक मिनट, कहीं पियोन ने बताया ही नहीं? अरे वो बाहर बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हैं। यह सुनकर टीना को ध्यान आया, ओ हाँ, अभी कुछ देर पहले पियोन तो बोलकर गया था कि बाहर विशेष जी आए हैं। उसने जल्दी से अपना बैग लिया और वहां से निकल गई। बाहर आकर देखा तो विशेष जी उसका इंतजार कर रहे थे। टीना, ओ सॉरी विशेष जी, हमें लगा कि आप नहीं आएंगे। फिर मन ही मन में सोचा, बिल्कुल सही समय पर आए, वरना अगर और थोड़ी देर हम राम जी के पास रुक जाते तो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते। वैसे भी अब तक तो पूरे ऑफिस में हल्ला हो चुका होगा कि रिंकी के फादर आए हैं। विशेष, टीना जी, वो आंटी जी ने बताया कि किस तरह से रिंकी आपसे अटैच है, तो मुझे यहाँ आना ही सही लगा। टीना जी शुक्रिया, आपने अपनी होने वाली वाइफ को बताया ना, वे आ रही है ना? विशेष, हाँ, माधुरी पहुंच चुकी है। टीना, विशेष जी देखिए, हमने इस तरह से आपकी होने वाली वाइफ को भी बुला लिया। आप प्लीज इसका बुरा मत मानना, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपके साथ वो भी रिंकी से घुलने मिलने की कोशिश करे, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर वो गाड़ी में सुशीला जी के पास बैठ गई। विशेष भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को रिंकी के स्कूल की ओर मोड़ दिया। उधर राम अपने कैबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। मीना, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पा रही थी। पहले भी जब तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती थी और मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता तो तुरंत भाग जाती, आज भी तुमने वही किया। मीना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम रिंकी की माँ नहीं हो। अब मुझे बस इतना पता करना है कि तुम्हारा रिंकी से किस तरह का कनेक्शन है, क्योंकि कल जिस तरह से रिंकी तुम्हें अपनी मम्मा बताते हुए मुझसे तुम्हारी तस्वीर के लिए लड़ रही थी, इससे इतना तो तय है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो। अगर मीना रिंकी से तुम्हारी खुशी है तो हम भी उसे अपनी जूनियर मीना बना लेंगे। रिंकी की याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करती है। तभी उसका फोन बजा, संदीप का कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया तो उधर से संदीप बोला, और राम बताओ कैसा चल रहा है वहाँ, और मेरी टीना कैसी है? राम, अबे साले, तुझे इस दुनिया में कोई और दूसरी लड़की नहीं मिली थी क्या, जो मेरी वाली को ही पटाने चला था? संदीप, मैं कुछ समझा नहीं। राम, अबे यार, कल मेरे सामने जिस टीना के तू गुणगान कर रहा था ना, वो मेरी वाइफ मीना है। संदीप, अरे हाँ, उसका नाम भी तो मीना है। सॉरी यार, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो हमें शादी तक में नहीं बुलाया और न ही बाद में कभी मिलाया, तो भला मैं कैसे पहचानता? फिर हंसते हुए बोला, वैसे एक बात तो है, मिली है तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे टक्कर की। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी ही कार्बन कॉपी दिखती है। राम, हाँ यार, हमेशा की तरह अभी भी भूखी शेरनी बनी हुई है। संदीप, पर मुझे यार पहले ये तो बता कि अगर वो तेरी बीवी है तो फिर यहाँ क्या कर रही है, और उसे मीना नाम से क्या प्रॉब्लम है? राम, ये नाम मैंने ही उसका रखा था जब वो बहुत छोटी थी, फिर उसे अपनी शादी से लेकर अलग होने तक की सारी बातें बता दी। संदीप, तू बिना बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। अरे भला ऐसा भी कोई करता है क्या?
उसका तो गुस्सा होना बिल्कुल जायज है बेटा, पर कुछ नहीं, तू कोशिश करता रहे, वह जरूर मान जाएगी। अच्छा, ये रिंकी तब तो तुम्हारी ही बेटी है ना? राम, तू भी ना क्या बात कर रहा है? माथे पर किससे आगे कभी उसने बढ़ने ही नहीं दिया और तुम बच्चे की बात कर रहे हो। यह सुनकर संदीप की आंखें फैल गई। सही है बेटा, पर फिर ये रिंकी कौन है? राम, शायद उसके किसी फ्रेंड की बेटी होगी। संदीप, नहीं यार, टीना जिस तरह से रिंकी से अटैच है वो उसके फ्रेंड की बेटी नहीं हो सकती। राम, मेरी मीना है ही ऐसी, एक बार जिससे जुड़ जाती है तो उसे अपना पराया कुछ नहीं समझती। शिल्पी से उसका कोई नाता नहीं है, फिर भी वह उसके लिए उसकी बड़ी बहन की तरह हमेशा खड़ी रहती थी। संदीप, तो यार अब देर किस बात की, जाकर मना ले उसे। राम, बेटे इतनी आसानी से नहीं मानने वाली वो। एक तो पहले से ही उसका गुस्सा उससे बात नहीं करने देता, ऊपर से तुम्हारी डेडलाइन। चलो वो टेंशन तो अब खत्म हो गई। संदीप, अभी कहाँ है बेटे? अगर मेरे आने तक तू उसे मना नहीं पाया तो आते ही मैं भी नंबर में लग जाऊंगा। मुस्कुराते हुए बोला। राम मुंह बनाते हुए बोला, अब एक कैसा दोस्त है तू, मेरी मदद करने के बजाय मेरी टांगे ही खींच रहा है। संदीप, हाँ तो तू अपना काम जल्दी से शुरू कर देना यार, अभी तो 3 महीने है तुम्हारे पास में और कोई विलन भी नहीं है बीच में। राम, पर पहले ये रिंकी के डैड वाली बात तो सोल्व कर लूं, पता नहीं कौन है ये और कहां से टपक पड़ा है। अच्छा ठीक है, अब फोन रखता हूँ, बहुत प्रेशर है यार। फोन कट हो गया। संदीप ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में किया था। फोन पर होने के कारण राम को उसका लाल होता चेहरा नहीं नजर आया। जीवन में पहली बार उसने किसी को पसंद किया था, पर वो तो उसके दोस्त की अमानत निकली। उसने सोचा शायद मैं उनको पता था, इसीलिए वो मुझे उसके पास जाने से रोकती थी। फिर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे भी तो बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी ही देखनी थी और तुम्हारी आंखें हमेशा यही तो बताती थी कि तुम अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हो। पर ये रिंकी का डैड बनकर कौन आ गया? उधर विशेष सबको लेकर पार्क में पहुंचा। वहां उसकी होने वाली पत्नी माधुरी पहले से ही मौजूद थी। एक दूसरे से परिचय पाने के बाद विशेष रिंकी को लेकर माधुरी के साथ पार्क के दूसरे साइड में चला गया। टीना सुशीला जी के साथ वहीं पर बैठकर उन लोगों को देखने लगी। टीना, माँ आपको क्या लगता है कि ये लोग रिंकी का ख्याल रख पाएंगे? सुशीला जी, विशेष रिंकी का चाचा है, अगर वो रिंकी को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? टीना, पर माँ क्या जरूरत है रिंकी को उन लोगों के पास जाने देने की? हम है ना, हम रिंकी का हमेशा ख्याल रखेंगे, जैसे पिछले 6 महीने से रख रहे हैं, पूरी जिंदगी रख लेंगे। सुशीला कुछ देर उसे देखती रही, फिर मन में सोचा तुम्हारा पति राम आ चुका है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें मना ही लेगा, फिर तुम अपने परिवार के पास वापस चली जाओगी, मेरी रिंकी फिर अकेली रह जाएगी। अभी विशेष जी खुद आगे आकर उसकी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। अगर अभी मैंने इनकार कर दिया तो पता नहीं बाद में क्या होगा, कब तक हम बुड्ढा बुड्ढी रिंकी का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए ये जो हो रहा है उसको होने देना जरूरी है। तभी टीना का ध्यान सामने गया। रिंकी झूले पर से गिरने वाली थी। विशेष माधुरी के साथ वहां से थोड़ी दूरी पर बैठे बातें कर रहा था। टीना जोर से चिल्लाई रिंकी और दौड़कर उसे पकड़ लिया। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो रिंकी नीचे जमीन पर गिर चुकी होती। टीना उसे सीने से चिपकाए उसके सर को सहलाए जा रही थी। रिंकी मेरा बच्चा, आपको लगी तो नहीं ना? रिंकी भी डर की वजह से उससे चिपकी हुई थी। टीना की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां पहुंच गए। विशेष, सॉरी टीना जी सॉरी, वो हमारा ध्यान बातें करते हुए रिंकी से हट गया था। इट्स टोटली माई फॉल्ट, मुझे रिंकी का ध्यान रखना चाहिए था। रिंकी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला माधुरी, इट्स ओके विशेष जी, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिंकी को कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए, अब इतनी भी छोटी नहीं है वो। विशेष यह सुनकर कभी टीना को देखता जो रिंकी के कुछ न होते हुए भी उसके लिए इतनी परेशान थी, तो कभी अपनी होने वाली पत्नी को, जिसे यह पता था कि रिंकी विशेष के भाई की आखिरी निशानी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सुशीला जी टीना का सर सहलाते हुए बोली, टीना अब रिंकी ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं।
टीना, जी माँ चलिए। विशेष ने सबको घर छोड़ दिया। टीना रिंकी को लेकर अंदर चली गई। विशेष ने सुशीला जी को रोकते हुए कहा, आंटी आज के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। सुशीला जी, कोई बात नहीं बेटा, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश तो की। अब हर लड़की टीना तो नहीं हो सकती ना, बिना कोई संबंध होते हुए भी उसका ख्याल रख सके। फिर माधुरी बेटी के भी तो अपने अरमान होंगे। विशेष, बट आंटी मैंने कुछ सोचा है जिससे रिंकी भी मेरे पास रह जाएगी और उसे उसकी माँ का भी प्यार मिल जाएगा। सुशीला जी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या? विशेष, आंटी जी, टीना जी जिस तरह से रिंकी की केयर करती है, अगर मैं उससे शादी कर लूं तब तो रिंकी को अपने पास रख सकता हूं ना। सुशीला जी, नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता है। विशेष, लेकिन आंटी क्यों नहीं हो सकता है? टीना जी आज नहीं तो कल किसी से शादी तो करेगी ना। आप एक बार उनसे बात करके तो देख लीजिए, शायद रिंकी के लिए वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आखिर वो भी तो रिंकी की खुशी ही चाहती है। सुशीला जी, हाँ यह तो सच है कि टीना रिंकी की खुशी चाहती है, पर उसका भी तो अपना परिवार है और वह शादीशुदा है। कुछ दिनों में वह अपने घर लौट जाएगी। विशेष यह सुनकर चौंक गया। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था, पर उनके जाने के बाद हमारी रिंकी को कौन देखेगा? इस पर सुशीला जी उदास होते हुए बोली, जब तक हमारे इस बुढ़े शरीर में जान है हम रिंकी का ख्याल रख लेंगे। फिर आप तो बीच बीच में आकर देखते ही रहेंगे, हो जाएगा सब कुछ ठीक से। यह सुनकर विशेष वहां से चला गया। सुशीला जी भी चिंतित हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं मेरी रिंकी की किस्मत में क्या लिखा है। इन 6 महीनों में टीना जिस तरह से रिंकी को संभाल रही थी, मैं रिंकी के लिए निश्चित सी हो गई थी। और अब जब से राम जी आए हैं तो मेरी समझ में आ गया है कि टीना एक न एक दिन तो अपने घर चली जाएगी। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि विशेष रिंकी को अपना ले। तभी बगल से राम निकलकर उनके आगे आया। आंटी, अगर टीना रिंकी की माँ बन सकती है तो मैं जीवन भर उसका डैड बनने के लिए तैयार हूँ। मैं रिंकी को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि रिंकी आपकी बेटी पिंकी जी की बेटी है और किस तरह से टीना ने रिंकी को संभाला है। इसीलिए अब आप रिंकी की चिंता न करें। सुशीला जी राम की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बोली, पर आपका परिवार? राम, आंटी जी, मेरे परिवार में किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वे तो इन सारी परिस्थितियों को जानने के बाद खुद मुझे इसकी सलाह दे देंगे। इस पर सुशीला जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं बेटा, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। राम, नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, पर अगर हाँ फिर भी आप मुझे धन्यवाद करना चाहती हैं तो मीना को मनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। सुशीला जी हंसते हुए बोली, वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आप मेरे दामाद जो हो। और हाँ सॉरी बेटा, वो कल मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैं डर गई थी। राम हंसते हुए बोला, इट्स ओके आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अब आप घर जाइए, वरना मीना ने अगर आपको मेरे साथ देख लिया तो आप पर भी गुस्सा होगी। वैसे मेरी शेरनी का ख्याल रखने और मुझे रिंकी जैसी प्यारी सी डोल देने के लिए शुक्रिया। और हाँ आंटी जी, मेरा फ्लैट भी इसी कॉलोनी में है और उन्हें अपने फ्लैट का नंबर भी बता दिया। टीना अपने कमरे में रिंकी को अपने सीने से चिपकाए बैठी थी। माँ क्यों नहीं समझती है हमारी बात? हम आपके बिना नहीं रह सकते बच्चा, अब आप ही हमारी जिंदगी हो। फिर उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी, पर वह सो नहीं पा रही थी। वह उठकर बैठ गई। ये हमें क्या हो गया था? क्यों हम राम जी के सामने उस समय खुद को संभाल नहीं पाए? नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते, हम इतनी आसानी से उन्हें माफ नहीं कर सकते। हम कैसे उन बातों को, उन इल्जामों को भूल सकते हैं? वो हर एक शब्द आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है, आज भी वो शब्द हमें सोने नहीं देता है। बचपन से लेकर आज तक हमने अपना हर कदम संभाल कर रखा, फिर भी उन्होंने हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, फिर भी अय्याश होने का घटिया इल्जाम लगाया। आपने हमारा दिल ही नहीं, हमारी आत्मा को भी छलनी कर दिया। फिर अपना आंसू पोंछते हुए बोली, आज के बाद हम कभी भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अब हमारी दुनिया अलग हो चुकी है, अब हमारी दुनिया बस रिंकी से है, बस अपनी बच्ची से।
दूसरे दिन टीना जब ऑफिस पहुंची तो उसे गीता ने बताया कि संदीप सर उससे बात करना चाहते हैं। टीना, संदीप सर को हमसे क्या बात करनी है? गीता, ये तो मुझे नहीं पता, उन्होंने बस इतना बोला कि तुमसे बात करनी है। टीना, ठीक है, अब जब फोन आए तो बता दीजिए हमें। थोड़ी देर बाद गीता फोन लेकर आई। टीना, संदीप सर का फोन है। टीना, ओ हाँ, लाइए हमें दीजिए। टीना, हेलो सर, कुछ काम था क्या हमसे? संदीप, हे सुपरफास्ट, बिना काम के तुम 2 मिनट बात नहीं कर सकती क्या? टीना, सर, अगर आपने टाइम पास के लिए फोन किया है तो हम फोन रखते हैं, हमें ढेर सारा काम है। संदीप, अरे अगर थोड़ा कम काम कर लोगी तो भी कुछ नहीं होगा, राम कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। टीना, हम किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते हैं। संदीप, वैसे मिस सुपरफास्ट, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड का पता चल गया है। टीना, सर, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी भी तरह की पर्सनल बातें करना पसंद नहीं है। संदीप, अरे रुको तो, वैसे राम ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम हमेशा बम की तरह फटने के लिए तैयार रहती हो। अरे जितना फटना है ना, राम के हिसाब पर फटो, और हाँ, हो सके तो एक आध मेरी तरफ से भी लगाना। टीना, मतलब? संदीप, मतलब को मारो गोली, साले ने चुपके से शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। उसकी वजह से कॉलेज में भी मुझे और विजय को सिंगल ही रहना पड़ा। टीना इस पर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, किसी लड़की ने घास नहीं डाली क्या? संदीप मुंह बनाते हुए बोला, राम के सामने लड़कियां किसी और को घास तक नहीं डालती, और ये साला अपनी समवन स्पेशल के चक्कर में किसी की तरफ नजर भी नहीं डालता था, और वो समवन स्पेशल तुम ही हो, ये आज पता चला है। वैसे भी तुम्हारे जैसे स्पेशल के सामने तो सब फीके हैं। टीना, सर, आपको ये सब बातें राम जी ने बताई हैं? संदीप, हाँ, ऑफ कोर्स उसी ने बताई है। और हाँ टीना, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, राम तुम्हें बहुत प्यार करता है। अच्छा ठीक है, अभी रखता हूँ फोन, पर तुम अपनी लड़ाई जारी रखना, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद वह गुस्से से दनदनाती हुई राम के कैबिन में पहुंची। उसे इस तरह अपने कैबिन में आते देख वह मुस्कुराया। वाह संदीप, मानना पड़ेगा तुम्हें, आखिर तुम्हारी ट्रिक काम कर गई। वैसे तो मैं अभी से 10 बहाने करके भी इसे बुलाता तो भी तो यह आने वाली नहीं थी, पर तूने इसे गुस्सा दिलाकर मेरे पास आने के लिए मजबूर ही कर दिया। टीना, आपको क्या लगता है कि इस तरह से हमारी शादी का ढिंडोरा पीटने से क्या हम आपके पास लौट आएंगे? क्या हम खुद पर आपके द्वारा लगाए गए उन खूबसूरत इल्जामों को भूल जाएंगे? और किस शादी की बात कर रहे हैं जिसे आप पहले ही ठुकरा चुके हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों वापस आए हैं आप हमारी जिंदगी में? अब इस जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमारी एक बेटी है रिंकी, हमें अब बस उसी के लिए जीना है, और अब आपके लिए कोई जगह नहीं है हमारी दुनिया में। गुस्से के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। राम ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब टीना शांत हुई तो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया। हम कह दे रहे हैं कि हमसे अब दूर ही रहिए। इस पर राम उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोला, अरे थोड़ी सांस भी तो ले लो, लो पहले पानी पी लो। मीना ने एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। राम, ये जो इतना गुस्सा आज दिखा रही हो, इसका आधा भी उस समय दिखाया होता तो शायद मुझे अक्ल आ जाती, पर नहीं, तुमने तो सीधे सब कुछ छोड़कर निकल जाने का फैसला कर लिया। मीना, हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। और हाँ, अगर और किसी को हमारे बारे में पता चला ना तो हम ये नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। राम मुस्कुराते हुए बोला, वो तो तुम अभी भी छोड़ सकती हो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम ये डिजाइनर की जॉब ही छोड़ दो, भला अपनी ही कंपनी में कोई नौकरी करता है क्या? संदीप के आने तक उसकी एक कुर्सी तुम संभालो, मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लूंगा। 3.5 साल से लगातार काम ही तो किए जा रहा हूँ, काफी थक भी चुका हूँ। अंगड़ाई लेते हुए इस तरह से बोला मानो वह कितना ज्यादा थक चुका हो। मीना इस पर चिढ़ते हुए बोली, आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, हम अब और यहाँ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। राम अब सोच में पड़ गया, ओ कहीं ये सचमुच न चली जाए। फिर वह बोला, ठीक है चली जाओ, मैं भी डैड को फोन करके बोल देता हूँ कि उनकी लाडली की वजह से उनकी कंपनी डूबने वाली है। इस पर मीना उलझी नजरों से उसकी ओर देखने लगी।
तो वह तुरंत बोला, ऐसे क्या देख रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आधी से ज्यादा डीले तो तुम्हारे डिजाइन के साथ ही है। अब अगर तुम नहीं रहोगी तो वे सारे क्लाइंट तो इस डील से अपना हाथ ही खींच लेंगे। फिर मार्केट में खबर फैलते ही बाकी के क्लाइंट भी धीरे धीरे अपना हाथ खींचना शुरू कर देंगे। फिर तो कंपनी बंद ही हो जाएगी ना। यह सुनकर मीना का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। नहीं नहीं, हम बाबा का कोई नुकसान नहीं होने दे सकते, हम कहीं नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।